फ्यूचर डेंटिस्ट्री का बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर विजन रख सकते हैं। स्कोप क्या है? स्कोप इंडिविजुअल का होता है, डेंटिस्ट्री का या इंजीनियरिंग का या किसी भी फील्ड का नहीं होता। कई लोग ऐसे को जानता हूं मैं जिन्होंने प्राइवेट से बीडीएस करी और उसके बाद मेहनत करके केजीएमसी निकाला है, एमडीएस नीट निकाला है, केजीएमसी गए। इट्स वेरी रॉयल प्रोफेशन। Hello everyone, this is Dr. Sagar Chaudhary. He is a very famous dentist, a clinician and a YouTuber, and he's also running his practice since 2016. He runs many courses on general dentistry as well. And I'm really grateful to sir कि उन्होंने अपने इतने busy schedule में भी मेरे लिए टाइम निकाला। जो questions आप लोगों ने मुझे भेजे थे, I'm starting with them. So sir, सबसे पहला question ये होता है कि why everyone says dentistry is saturated and what is the future of dentistry in coming years? Okay, so this word saturation comes everywhere. और जब मैं भी डेंटिस्ट्री में आया तो मेरे को भी ये वर्ड बहुत सुनने को मिला था कि सैचुरेशन बहुत ज्यादा होता है और ये दिक्कत आपको आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने काफी वेटरन डेंटिस्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया सबसे पूछा मैंने, और सबका एक ही सिंपल आंसर था जो मैं एक साथ बताना चाहता हूँ। मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ पहले वीडियोस में कि सैचुरेशन वर्ड हर सक्सेसफुल इंसान सैचुरेशन वर्ड नेगेटिव के साथ जोड़ता है। मतलब सैचुरेशन हमेशा नेगेटिव चीजों की होती है। तो डेंटिस्ट्री के अंदर नेगेटिव चीज आप जैसे स्टूडेंट्स या हमारे जैसे प्रैक्टिशनर्स नहीं है, वो नेगेटिव स्टूडेंट्स हैं जो चाहे बीडीएस करें एमडीएस करें, जो प्रैक्टिस ठीक से नहीं करना चाहते। तो सैचुरेशन हमेशा मार्केट में उस प्रोडक्ट की होती है जो खराब प्रोडक्ट हो। और अगर ऐसा है, अगर डेंटल स्टूडेंट्स या डेंटल प्रैक्टिशनर्स बहुत सारे ऐसे बैठ गए हैं जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए बोनी है जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि पेशेंट्स के लिए अनफॉर्चुनेट है, डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है, बट वो एक खराब एक्सपीरियंस लेके जब एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जब वहाँ पे उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो उनको सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए उनको और अच्छा लगता है कि जहाँ पे मैं गया था वहाँ दर्द हुआ था, यहाँ पे दर्द नहीं है। जहाँ पे मैं गया था वहाँ समय लगा था, यहाँ पे समय नहीं लग रहा है। जहाँ पे मैं गया था वहाँ फीलिंग अच्छी नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी, यहाँ अच्छा लग रहा है। तो सैचुरेशन वर्ड इस चीज से डिस्क्राइब होता है। तो अगर 10, मैं नहीं मानता कि अगर 10 डेंटिस्ट बैठे हुए हैं तो 9 डेंटिस्ट खराब काम कर रहे हैं, नहीं। हो सकता है 2 कर रहे हैं, हो सकता है 3 कर रहे हैं, बाकी 5 से 6 डेंटिस्ट अच्छा ही काम कर रहे हैं। इसी वजह से हेल्दी कंपटीशन होने की वजह से इस टाइम पे इंटरनेट पे 10 साल के अंदर बूम आया डेंटिस्ट्री के अंदर। क्यों आया है? क्योंकि नेट पहले इतना सस्ता नहीं था। जब से नेट सस्ता हुआ है लोग अपना काम दिखा रहे हैं, डाल रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस दिखा रहे हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि कोई भी इस चीज को नेगेटिवली ले कि सैचुरेशन ज्यादा डेंटिस्ट होने से प्रॉब्लम नहीं है। हम वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर कंट्री हैं और अभी तो इंडिया में वापस आ गए एनआरआई, तो बात अलग हो जाएगी। तो उस पॉपुलर कंट्री के अंदर सबके पास दांत भी बहुत हैं और अलग अलग एनाटमीज हैं और हम बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। तो बहुत इतना मेहनत से डेंटल स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो सब चीजें आखिर में काम आनी है। तो डू नॉट गेट नेगेटिव विद दिस वर्ड सैचुरेशन। फ्यूचर डेंटिस्ट्री का बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर विजन रख सकते हैं, जो आगे का सोच सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है सर। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस करना इस टाइम पे वर्थ इट है कि नहीं है? Let's divide this question into 2 parts: private college and worth it, right? प्राइवेट हो कॉलेज चाहे गवर्नमेंट हो कॉलेज, हमारे प्रोफेशन के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही कॉलेजेस में स्किल बेस्ड काम सिखाए जाते हैं। मतलब जैसे आजकल वो चला हुआ है ना कि स्किल्स सिखाएंगे ताकि जॉब जनरेट हो सके, गवर्नमेंट ने चला रखा है। हमारा ऑलरेडी प्रोफेशन स्किल बेस्ड काम, हमें किसी के जॉब के अंडर, किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं, हमारे हाथों में स्किल्स है। तो हम अगर एक छोटा सा भी क्लिनिक डालते हैं और अगर स्किल अच्छा है तो वो प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। तो इसमें कंपटीशन की प्राइवेट कॉलेज में वॉट आपको देखती है कि आप उसको कैसे देखते हैं। अगर आप उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं जैसे कैलकुलेट करके नेगेटिविटी फैलती है, जैसे कि 10 लाख रुपए हमने बीडीएस में लगाए, 20 लाख रुपए हमने एमडीएस में लगाए, टोटल 30 लाख हो गए, महीने के हम इतने कमा रहे हैं, उस हिसाब से हम उस टाइम तक इतने कमा पाएंगे। ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन गलत है। रीजन बीइंग, आप भी एक यूट्यूबर, आप भी इस चीज को जानते होंगे, समझते होंगे कि आपने कभी बोला कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, राइट? एक वक्त ऐसा आता है व्हेन यू डू नॉट हैव टू से दिस, क्योंकि आप वीडियो एक वक्त तक डालें या ना डालें, आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं। सिमिलरली जब आप
प्रैक्टिस में आते हैं, चाहे प्राइवेट से पढ़ के आए चाहे गवर्नमेंट से पढ़ के आए, जब आप स्किल अच्छा जानते हैं तो क्लिनिक में पेशेंट्स एक वक्त के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ते रहते हैं। एक वक्त तक आपको मेहनत करनी पड़ती है और स्टार्टिंग के पेशेंट्स को अच्छे से करना पड़ता है, फेलियर्स को जल्दी से सीखना पड़ता है, नया नया स्किल सीखना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। पर एक वक्त ऐसा आता है 5 से 10 साल की प्रैक्टिस के बाद कि आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती ज्यादा मार्केटिंग पे। आपको जो उन लोगों ने जिन्होंने आपके स्किल को पहचाना है, जिन्होंने रिस्पेक्ट करी है, वो जितना पैसा आप चाहते हैं उतना पैसा देते हैं, उस तरीके के पेशेंट्स को भेजते हैं और एक लाइन बनती चली जाती है, चेन बनती चली जाती है। तो इसलिए वर्थ आप किसको पकड़ रहे हैं? अगर आप ये सोचेंगे कि अभी मैं 10,000 कमा रहा हूँ और 10 साल बाद भी 10,000 कमाऊंगा, तो गलत सोच रहे हैं। हो सकता है आप कंपाउंड करते हुए 10 लाख कमा रहे हो महीने का, ठीक है? तो ये चीज आपको इस तरीके से नहीं लेनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम वर्थ के बजाय वैल्यू सोचें। वैल्यू इंपॉर्टेंट है। क्यों ये कोर्सेज इतने महंगे हैं? क्यों बीडीएस प्राइवेट में इतना महंगा है? क्यों एमबीबीएस इतना महंगा है? क्योंकि इससे आपको सेंस ऑफ रिस्पेक्ट के साथ साथ एक इंडिपेंडेंस आती है और ऐसा काम सीखने को मिलता है जो कभी जिंदगी में कोई इंजीनियर जॉब कर रहा हो और वो कंपनी का वजूद खत्म हो जाए क्योंकि एआई उसको हैंडल कर ले। बट हमारा काम ऐसा है जिसमें फीलिंग्स है, प्रोफेशन है, बातचीत है, रिलेशन है। हम और लॉयर्स और जिनको प्रोफेशनल्स बोला जाता है, उन प्रोफेशनल्स में ऐसी चीजें हैं जो कभी कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता। कभी कोई हेल्प हो सकती है, हमारी भी हेल्प होती है, रोबोटिक्स से सिटी भी होती है, पर इन द एंड ह्यूमन माइंड लास्ट में कंक्लूसिव होता है। तो इसलिए ये सोचना प्लीज बंद करें कि प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल इंपॉर्टेंस होती है अपनी अपनी दोनों जगहों पे। अगर आप निकाल सकते हैं बिल्कुल निकालिए सीट, बट अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस सपने को एंड मत कीजिए। कई लोग ऐसे को जानता हूँ मैं जिन्होंने प्राइवेट से बीडीएस करी और उसके बाद मेहनत करके केजीएमसी निकाला है, एमडीएस नीट निकाला है, केजीएमसी गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका सपना कहीं पे एंड हो जाता है। कई ऐसे को भी जानता हूँ जिनको केजीएमसी की सीट नहीं मिली, बट बाद में शायद इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने की वजह से या किसी वजह से उनको यूएस जाने का मौका मिल गया। तो लाइफ कभी एंड नहीं होती प्राइवेट कॉलेज में वो करने से, उनका वहीं का वहीं रहता है। आप पे डिपेंड करता है। मैं लास्ट चीज इसमें बोल के एंड करूंगा। कई लोग पूछते थे कि सर स्कोप क्या है डेंटिस्ट्री का? स्कोप क्या है? स्कोप इंडिविजुअल का होता है। डेंटिस्ट्री का या इंजीनियरिंग का या किसी भी फील्ड का नहीं होता। कोई भी अच्छी से अच्छी फील्ड, अगर मैं आज इंजीनियरिंग में होता तो मेरा स्कोप 0 होता, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, चाहे मैं आईआईटी से निकलता। पर मेरा स्कोप अच्छा डेंटिस्ट्री में इसलिए है, चाहे मैं प्राइवेट कॉलेज से निकला हूँ, क्योंकि मैं उस चीज को पकड़ पाया, उसको अच्छे से कर पाया। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करेंगे उस फील्ड में। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का कंपटीशन नहीं है ये, आपका खुद से कंपटीशन है। दैट्स इट। सर, ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं तो हम क्या करें, हम ज्यादा महंगा प्राइवेट भी नहीं अफोर्ड कर सकते, और हमारे नीट में अगर हमारे 200-300 मार्क्स हैं तो हम कैसे, मतलब क्या करें? हम बीडीएस करें तो ज्यादातर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि वो पहले ही इतने डिसहार्टन। बिल्कुल सही बात है। जब आप फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट नहीं, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, फर्स्ट जनरेशन कोई भी प्रोफेशन है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, फर्स्ट जनरेशन कोई भी चीज हो ऐसी जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स देखी है, इनकी एम्पायर्स होती हैं। इनके पीछे ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन होते हैं उनकी एम्पायर क्रिएट होती है। जैसे अंबानी फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे, आज उनके एम्पायर उनके बेटे एंजॉय कर रहे हैं और उनके पोते एंजॉय कर रहे हैं। सिमिलरली कोमल मजुमदार फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट थी, आज उनका बेटा उनका शानदार क्लिनिक एंजॉय करेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए डेंटिस्ट्री कीजिए या उसके लिए महंगे महंगे कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए, नहीं। ठीक है, आपने बोला कि इतनी रैंक नहीं आई है और बीडीएस में इतना मुझे अमाउंट डालना पड़ रहा है, तो उस अमाउंट को हमेशा ये मान के चलिए कि पहले तो अपने ऊपर चीजें लेना सीखिए। पेरेंट्स पे हमेशा डालने की जरूरत नहीं होती है। पहले मुझे लगता था कि 10 लाख का लोन बहुत बड़ा लोन होता है, और आज इस टाइम पे डेंटिस्ट्री 10 से 20 लाख के अंदर बीडीएस में हो रही है प्राइवेट कॉलेजेस में, जो मैं जानता हूँ। राइट, मेरे टाइम पे भी हो रही थी। तो 10 से 20 लाख का लोन आपसे, अगर आप अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक्स रेडी हैं टू फंड यू, और उसमें आपको बहुत जल्दी लोन चुकाने की जरूरत नहीं होती है और बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री योजना है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और ये मैं उनको भी बोलूंगा जो क्लिनिक नहीं खोल पा रहे। मेरे को भी क्लिनिक में आरबीजी लेना था या एक नया क्लिनिक खोलना था अभी रिसेंटली, तो मुझे बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिला आराम से, और मैं आराम से खोल पाया अच्छा क्लिनिक।
एक्सपेंड कर पाए अपनी प्रैक्टिस को। तो ऐसे ना सोचे कि मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास क्या मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मिडिल क्लास भी ग्रो करने के लिए पैदा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे अपर क्लास इस टाइम पे लोग हैं जो मिडिल क्लास से निकल के आए हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म की तरह समझिए कि ये तो हमेशा चलता ही रहेगा कि जो लोग ऑलरेडी सेकंड जनरेशन डेंटिस्ट हैं और जिनके पास ऑलरेडी पैसा है या ऑलरेडी उनके पास इतना पैसा है कि वो प्राइम लोकेशन पे क्लिनिक खरीद सकें, कुछ एमडीएस हायर करके रख सकें, चाहे कितना भी हो वो, बट लास्ट में नेपोटिज्म को हराने के लिए टैलेंट भी मैटर करता है, स्किल मैटर करता है। पैसा आप कितना भी लगा लीजिए। मेरे को कई बार लोगों ने ऑफर किया जो मेरे कॉलेजेस में गाड़ियों में आते थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि सागर तेरे अंदर वो डिसिप्लिन दिखता है, तेरी शक्ल पे वो शराफत दिखती है, तो हमारे क्लिनिक पे आके बैठ जा, हम तुझे जो मर्जी पैसा देंगे। तो मैं चाहता तो वो ऑफर ले सकता था उस टाइम पे, और उसमें कोई गलत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने स्किल पे काम कीजिए, ठीक है। ये सब सोचना कि मिडिल क्लास से निकल रहे हैं, कोशिश थोड़ी सी एफर्ट लगेगा, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा लगेगा कि पुराने लोग ना बोलते थे उधार मत लो। आप उधार पे गाड़ी ले लेते हो, आईफोन ले लेते हो, अपनी एजुकेशन नहीं ले सकते, जिससे आपकी पूरी खानदान बदल जाएगा। मतलब आप एक बार डॉक्टर बन गए, आप समझ नहीं सकते इंडिया में एक फैमिली में एक डॉक्टर होने का क्या वैल्यू है, ठीक है। वो आपको लग रहा है कि डेंटिस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे सैचुरेशन है, क्या ही वैल्यू है, बट आप बन के देखिए, आपके पास कॉल आएंगे ऐसे ऐसे रिलेटिव्स के जो आपको सिर्फ डेंटिस्ट नहीं मानेंगे, वो आपसे हर चीज पूछेंगे। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले ही पूछेंगे, अपने हार्ट डॉक्टर के पास जाने के पहले पूछेंगे कि ये ऐसे एडवाइस कर रहा है, ठीक एडवाइस कर रहा है। So this is the kind of respect you'll give. You go to the banks, you go to any professional person, lawyers, they will make you sit, they'll make you have a tea in their office. ठीक है। हमें ही लगता है कि प्राइवेट से पढ़े हैं, वो नहीं पूछते कि प्राइवेट से पढ़े हो गवर्नमेंट से पढ़े हो, उनको पता है डॉक्टर है, लोन देना है, 1 करोड़ का भी ऑफर हुआ है मुझे। तो आप अपने स्किल पे काम कीजिए, कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। डॉक्टर सिर्फ आप माइंडसेट से भी बनते हैं। आज ही मैं अपने असिस्टेंट्स को और अपने टीम मेंबर्स को कह रहा था कि अगर आपके अंदर वो टफनेस नहीं है ना माइंड में, जैसे आपकी हिस्ट्री भी हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, आप बहुत मेंटली टफ चीजों को झेलती हैं, अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है लाइफ में, टफनेस और क्रिटिक्स को और पेशेंट्स पता नहीं क्या बोल दें और बिजनेस कब थोड़ा डाउन हो जाए, उन सब चीजों को, टफनेस को झेलने का ताकत नहीं है, तो आप डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर साहब आपको सिर्फ इसलिए नहीं बोला जाता कि आपके पास नॉलेज है, इसलिए बोला जाता है कि वो जानते हैं कि उस नॉलेज के साथ साथ क्या क्या चीजें आपने झेल के यहाँ तक आए हैं, तो उसको वर्थ इट आपने वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी वो चीज। तो मिडिल क्लासेस उसके बारे में सोचिए, अपर क्लास कैसे पहुंचना है उसके बारे में सोचिए। ठीक है सर। और सर ज्यादातर स्टूडेंट्स और हर किसी के दिमाग में ये चीज है कि बीडीएस के बाद तो 10-15 हजार ही मिलते हैं, और मतलब क्लिनिक इज द ओनली ऑप्शन अगर तुम अच्छा सैलरी कमाना चाहते हो। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लाइक हाउ कैन अ बीडीएस ग्रेजुएट अर्न वेरी नाइसली विदाउट डूइंग एमडीएस? ओके, देयर आर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। फर्स्टली के 10-15 हजार मिलते हैं, सेकंड चीज एमडीएस और नो एमडीएस। उस एमडीएस को बाद में डिस्कस करेंगे, फर्स्टली इसको डिस्कस करते हैं कि कम पैसे मिलते हैं। अच्छा, अब वो कम पैसे कहाँ मिलते हैं? वो कम पैसे वहां मिलते हैं जहां पे वो जॉब के लिए जा रहे हैं, और जॉब के लिए वो कहाँ जा रहे हैं? किसी के बिजनेस के अंदर जा रहे हैं। कोई मेरे पास आएगा तो मैं सिंपली ये सोचूंगा कि ये पर्सन मुझे कितना कमा के दे सकता है। कंपनीज भी ये सोचती हैं, जो एम्प्लॉय उनको करोड़ों का बिजनेस दे सकता है उसकी सैलरी लाखों में होती है, ठीक है। सिमिलरली मैं सोचूंगा कि अगर ये पर्सन इतना स्किल जानता है कि मेरी प्रैक्टिस में काम करे और मेरे को फेस ऑफ द क्लिनिक होते हुए भी पेशेंट इसको पूछें और ये मेरी प्रैक्टिस को 50 से 90 हजार रुपए तक ले जाए, तो मैं भी सोचूंगा कि उसकी सैलरी कम से कम 30 से 40 हजार रुपए हो। पर जब मुझे ये लगेगा कि ये पर्सन उस लायक नहीं है, और तो मैं शायद उसको रखूं भी ना, और रखूं तो बोलूं कि आप 10-15 हजार में काम कर लीजिए, जो मैं रखता ही नहीं हूँ क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन सी लगती है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि क्लिनिक एक ऑप्शन है, इसके सिवा भी क्या ऑप्शन है? तो बहुत ऑप्शन है, और ऐसे ऑप्शन है जो फास्ट ग्रोइंग इस टाइम पे हैं। बीडीएस को कौन कौन टारगेट कर रहा है? बीडीएस को जितने भी आपके ये हैं क्लिनिकल जो मैगजीन्स चलाते हैं, क्लिनिकल मैगजीन्स चलाने वाले टारगेट कर रहे हैं। मेरे खुद की फ्रेंड के इंटर्नशिप होते ही, आज से 10 साल पहले भी इंटर्नशिप होते ही 20,000 की जॉब लगी थी, फर्स्ट जॉब उसकी लाखों में होगी,
ठीक है, वो किस चीज के लिए लगी थी, एक पब्लिकेशंस में लगी थी जिसमें उनको बस मेडिकल जो आपके होते हैं आर्टिकल्स होते हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और मेडिकल टर्म्स को चेक करना था। और अब वो 1 mg में पहुंची है, अब और आगे पहुंची है, उनका नाम लिखा हुआ आता है मेडिसिन के नीचे कि क्या क्या मेडिसिन में साइड इफेक्ट होते हैं नहीं होते हैं। तो ऐसी जॉब्स हैं, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। कुछ यूएस के मैं देखता हूँ कि वो रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, उसकी जॉब्स हैं। नोएडा में पता नहीं कितनी जॉब्स हैं ऐसी, ठीक है, वो भी जॉब्स हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है करने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी इंटर्नशिप के बाद जॉब करी हुई है नॉन क्लिनिकल में। बट मुझे ये समझ में आना चाहिए, आप सबको समझ में आना चाहिए कि आपको एंड में करना क्या है। वो कैसे समझ में आएगा? जब मैंने लिख के रखा कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो वीकनेस में सबसे बड़ी वीकनेस मेरी ये थी कि आई कैन नॉट रीच द प्लेस ऑन टाइम। और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकता तो मैं जॉब नहीं कर सकता। पर यही सेम चीज, आई कैन रीच माई क्लिनिक ऑन टाइम, क्योंकि मेरे को किसी की फाउंडेशन नहीं है, वो डिसिप्लिन है। तो आप देखिए कि आप जॉब के लिए हैं, क्या क्लिनिक के लिए हैं, क्या आप यूएस के लिए हैं, क्या आप किसी और चीज के लिए, क्या आप पैरामेडिक बनने के लिए भी, कई लोग पैरामेडिक का भी एग्जाम देके वहां खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैरामेडिक बनने में, ठीक है। इंडिया में लोग कहते हैं कि अरे क्या काम कर रहा है ये वो, उनको पैसा मिल रहा है, वो खुश हैं। तो आप देखिए विच थिंग यू आर हैप्पी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लिनिक में ही पैसा है, बट अगर आप क्लिनिक में आना चाहते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, तो पैसा पहले लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, या सिर्फ माइल्ड प्रॉफिट पे स्टार्ट होगा। बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पेशेंट्स को अब कंज्यूमर्स बना दिया। खुद की चाहे आप एथिकली खुद को डॉक्टर मानिए और बिल्कुल अच्छे से डॉक्टर की तरह ही काम कीजिए, बट ये सोच के बनेंगे कि हम तो बाबा की तरह काम करेंगे और हम पैसा नहीं लेंगे, तो सोसाइटी आपको खा जाएगी। आपका फीस किसी ने नहीं भरी है, आपके फादर ने भरी है, आपका काम है कि उसको आप वापस रिटर्न करें। तो इसलिए आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी कि आप सब कुछ सीखें। मैं कॉलेज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके मीडियम के थ्रू कि प्लीज स्किल्स के साथ साथ उनको एडवांस चीजें सिखाइए। साउथ में सिखा रहे हैं, यहाँ नहीं सिखा रहे हैं। उनको एंटोमोटर से आरसीटी सिखाइए, बेसिक तो वो ठीक है सिखाइए। उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाइए, उनको सिखाइए बिजनेस कैसे चलता है। चलिए बिजनेस नहीं तो कम से कम बात करने का तरीका सिखाइए। इंटर्नशिप में सिखाइए, एक छोटी सी वर्कशॉप रख दीजिए। आपके पास कितने कॉलेज में स्टूडेंट और डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं, सबको आता है कैसे बात करते हैं, वो भी तो सिखा सकते हैं। फिर वो अपने क्लिनिक खोलेगा, उसमें आधा लॉस करेगा, फिर उसमें आधा डिसहार्टन होगा, फिर उसको कोई कुछ बोलेगा तो वो डिसहार्टन होगा, फिर उससे बार्गेनिंग नहीं हैंडल होगी, फिर कहीं पे बाहर कोर्स करेगा। करते करते उसको 5 से 10 साल लग जाएंगे समझने में। ये सब चीजें अगर वो कॉलेज से समझ के निकलेगा तो कितना अच्छा है। हमारे पास आते हैं, इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज है या बहुत सारे प्राइवेट डेंटल कॉलेज हमारे आसपास हैं, आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम उनको इंटर्नशिप तक अगर होते हैं तो सिर्फ ऑब्वियसली उनको पेशेंट्स नहीं तो ये सब सिखाते हैं। और जब वो इंटर्नशिप ओवर होकर डिग्री लेके आते हैं तो हम उनको काफ़ी काम सिखाते हैं। बट दिस इज नॉट टू पब्लिसाइज माई अकेडमी और समथिंग, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज जो बहुत ज़रूरी है, उनको ये सीखना चाहिए। और बची बात लास्ट आपके क्वेश्चन की, एमडीएस और नो एमडीएस। एमडीएस आप तब करें जब आपको ये लग रहा हो कि आपको एमडीएस करनी है। आप ऐसे में मत करिए कि भेड़ चाल में कि मुझे सब लोग एमडीएस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एमडीएस के बिना कोई सक्सेसफुल ही नहीं होगा तो मैं एमडीएस कर लूं। इस गलती को मत कीजिएगा, क्योंकि इस गलती को करके कई लोग पछता रहे हैं, मेरे साथ के लोग। एमडीएस तब कीजिए जब आपको ये लग रहा हो कि आपको अपना स्किल बढ़ाना है, ठीक है, और इतना बढ़ाना है कि आप उस एक सब्जेक्ट में घुस जाना चाहते हैं, और उसके लिए चाहे आप एग्जाम पास करें चाहे आप पैसा लगाएं, आपको वो करना ही करना है, ठीक है। तो आप कीजिए। आपको लग रहा है कि आपको उसके बिना नींद ही नहीं आएगी वो बने बिना, तो आप कीजिए, ठीक है। मेरे लिए एंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं एंडोडोंटिस्ट बनने के लिए एमडीएस कर जाऊं, पर इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं स्किल सीखता रहता हूँ और एंडोडोंटिस्ट ही सीखता रहता हूँ और एंडोडोंटिस्ट के बराबर चार्ज करता हूँ और उतना अच्छा लेवल का काम करने की कोशिश करता हूँ। सिरी के लिए सर्जरी इंपॉर्टेंट है, इम्प्लांट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भी बात करी काफी डेंटिस्ट से, काफी बड़े ओरल सर्जन कि सर ओरल सर्जरी में एमडीएस करनी है। उनका क्वेश्चन बैक ये था, ओरल सर्जरी सीखनी है या इम्प्लांट डालना है? मैंने बोला सर मेरे को भी सिर्फ इम्प्लांट में इंटरेस्ट है, तो इम्प्लांट का कोर्स करो और इम्प्लांट कॉम्प्लेक्स केसेस डालना शुरू कर दो। एंड दिस इज व्हाट सिरी डिड, दिस इज व्हाट कोमल मुजुमदार डिड, दिस इज व्हाट आकाश अकिनवार डिड, ऑल्दो इज अ पेरिडोंटिस्ट। पर सर ने सर्जरी अच्छी करी और इम्प्लांट अच्छे करे, आज सिखाते भी हैं, डालते भी हैं वो पेरिडोंटिस्ट। तो ऐसा गलती मत कीजिए कि आप
इंजीनियर्स करते हैं ना कि करी इंजीनियरिंग, फिर एमबीए कर लिया, उसका बैंक में नौकरी कर रहे हैं। हमें वो चीज़ नहीं करनी। पहले से विजन बनाइए कि ओके एमडीएस करना है, इस कॉलेज से करना है, इतने साल में निकल जाऊंगा, ठीक है, और इस सब्जेक्ट में करना है, नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, गवर्नमेंट से करना है, प्राइवेट से करना है, जो भी आपका दिमाग। ऐसे क्लिनिक का बनाइए। एक अपने आपको एक डेट दे दीजिए। मैंने डेट दे दी थी कि 2013-14 में निकल गया हूँ, अब मेरे पास 1 साल है, 1 साल में जान लगा दूंगा, और पहले भी लगा रहा था जान, अब और लगा दूंगा, फ्री हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करूंगा। 2015 में क्लिनिक खोल दूंगा। 2015 में 15 अगस्त को मेरा क्लिनिक खुल गया था, जो मैंने डेट सोची थी। तो क्योंकि हम जब तक डेट नहीं फिक्स करते हैं ना माइंड में, तो वो चलता रहता है आगे आगे। तो एमडीएस को तब कीजिए, ये मत सोच के कीजिएगा कि जॉब्स निकल आएंगी, कोई जादू नहीं होने वाला। कॉलेजेस में जॉब्स ऑलरेडी हैं और रहेंगी इस तरीके से। आप ये सोचें कि एमडीएस सब्जेक्ट एक में होता है, इंसान एक सब्जेक्ट में। जब आप क्लिनिक खोलेंगे तो कोई आके नहीं पूछेगा कि आप इसमें एमडीएस हो। किसको तो ये पता भी नहीं है कि एमडीएस अलग अलग सब्जेक्ट में होते हैं। अगर आदमी फैंटेसाइज होगा तो वो इसी तरीके से फैंटेसाइज होगा, वो सोचेगा आप एमडीएस हो तो आपको अच्छा दांत निकालना आता है, चाहे आप एक एंडोडोंटिस्ट हो। ऐसा भी हो सकता है। और आपसे नहीं निकला तो फिर क्या होगा? और आपने बोला कि एक एमडीएस आएगा दूसरा, तो वो आपकी क्या वैल्यू समझे? सो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ये समझें कि आपका सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़िए, बट क्लिनिक में बहुत जरूरी होगा कि आप एक तो उस चीज की इंपॉर्टेंस दिखा पाए। मैं देखता हूँ कि एमडीएस क्लिनिक खोलते हैं और एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड रूट कैनाल एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये वर्ड मुझे डॉक्टर राजीव चिट्टीगुप्पी ने बताया था जब मैंने उनसे सैचुरेशन की बात की थी। उन्होंने मुझे बोला था कि सागर तू बन रूट कैनाल एक्सपर्ट। उसका रूट कैनाल एक्सपर्ट नहीं, सॉरी, डेंटल एक्सपर्ट, सॉरी फॉर द टर्म, डेंटल एक्सपर्ट। उन्होंने कहा कि एमडीएस हो कोई या बीडीएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इंडियन पेशेंट को। मोस्टली उनको दिमाग में ये होता है, कई बार फैंटेसाइज हो जाती है उनको कि एमडीएससी कराएंगे, एमडीएससी कराएंगे, पर नॉर्मल पब्लिक को, जो नॉर्मल एरियाज में बैठी, इकोनॉमिकल एरियाज में, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या इस चीज में अच्छे हैं। तो मुझे पता था कि मैं एंडो में अच्छा हूँ। अब मैं दांत निकालूंगा ना तो शायद 1000-2000 रुपए लूँ, और सीधी वो दांत निकालेगी तो बोलेगी मैं 3000 रुपए लूंगी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है, आता है काम को, ठीक है। मैं इम्प्लांट डालूंगा तो शायद 15,000 रुपए, 20,000 रुपए लूँ, सीधी डालेगी तो 35,000 रुपए लेगी। कि आप जिस काम में एक्सपर्ट होते हैं उस चीज का पैसा ज्यादा मांग सकते हैं। तो अपने आप को डेंटल एक्सपर्ट बनाइए। आप बीडीएस एमडीएस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बोल देना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। अगर कोई आपसे कंपैरिजन करे, कोई बोले वहां तो 2000 की रूट कैनाल हो रही है, तो आप बिना गुस्सा हुए, बिना उसको थ्रैश किए, आपके अंदर ये आंसर देना आना चाहिए कि सर मेरे हिसाब से मेरे स्किल की इतने चार्जेस है, मैं इतने चार्जेस लेता हूँ या लेती हूँ। और सर एक और डाउट होता है कि बीडीएस एमबीबीएस से इजी है और डेंटिस्ट तो कुछ नहीं करते, बस दांतों को निकालते हैं। मतलब ज्यादातर कमेंट्स ये होते हैं कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या कहना चाहिए हमें? एक तो इजी और नॉन इजी का तो यू कैन नॉट इन्फॉर्म दीज पीपल, ठीक है। ऐसा देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, आप इस बात को समझ रहे पा रहे होंगे कि जब आप एक लेवल से ऊपर उठते हैं ना, जब आपके आसपास लोग हैं और उनको वो देखते हैं कि आप एक लेवल से ऊपर उठ रहे हैं किसी भी मैनर में, पॉपुलैरिटी में, पैसे में, फेम में, किसी भी चीज से, हेल्थ में, तो उनको दिक्कत होती है। फिर आपको खींचने के लिए कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। जो एमबीबीएस बैठे हुए हैं, जिनका क्लिनिक नहीं चल रहे हैं क्योंकि उनको एमडी के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एमबीबीएस एमडी के बिना कुछ नहीं कर सकता है, बीडीएस कर सकता है, तो उनको दिक्कत होती है, तो इस तरह कमेंट करते हैं। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, कई हेट कमेंट्स आते हैं कि जबरदस्ती पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है डेंटिस्ट्री में, और somebody stop this guy, ठीक है, या how can he run an academy, he is not MDS, ठीक है। और मेरे जब स्टूडेंट्स के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं या अच्छे अच्छे मेरे बारे में कुछ भी वो बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा होना है, ठीक है। तो उसको आप इस रेस में कभी मत पड़िएगा कि आपको प्रूव करना पड़े खुद को, ठीक है। आपको अपने मुंह से अगर बोलना पड़ गया ना कि बीडीएस आर ग्रेट और बीडीएस बहुत टफ है और मेरा स्किल बहुत टफ है, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, उसकी नौबत मत आने दीजिए। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का। मैं मानता हूँ कि जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं ना, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे एमएस धोनी, उन्होंने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि मैं ग्रेट हूँ। विराट कोहली ने नहीं बोला, दूसरों ने बोला है। तो दूसरों से बुलवाने के लिए ना समय लगता है, शॉर्टकट नहीं है उसका कोई। बोलना कितना आसान है, टंग हिलाई बोल दिया, पर दूसरा बोले आपके लिए, दूसरा पेशेंट आपकी तारीफ करे, लिख के दे, स्पेशली टाइम निकाल के,
या स्टूडेंट लिख के दे कि सर थैंक यू सो मच, आपने ये हेल्प करी, मेरे तो बहुत हेल्प हुई, क्लिनिक चल गया, या कुछ भी माइंडसेट बदल गया। ये करने के लिए समय लगता है, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। तो इसलिए इस लड़ाई में मत पड़िए, उनको लड़ने दीजिए, उनका टाइम बहुत वेस्ट है वहाँ पे। आप अपना टाइम लगाइए अपने आप को बेस्ट बनाने में, बेस्ट। और मैं बता रहा हूँ इतना कुछ है डेंटिस्ट्री में, इतना कुछ है। आज भी मैं बोल रहा था अपने लाइफ पार्टनर से भी और टीम से भी कि यार कुछ बेटर करते हैं, काम करते हैं, हम रबर डैम इंट्रोड्यूस करते हैं, या कुछ ना नया सीखते हैं, कुछ नहीं, या माइक्रोस्कोप खरीदते हैं, लूप खरीदते हैं। पैसा आएगा तो सब खरीद पाएंगे आप, पैसा आएगा, जरूर आएगा, थोड़ा समय लगेगा और बहुत एक्साइटिंग मजा आएगा आपको। फिर आप इट्स वेरी रॉयल प्रोफेशन। आपको बहुत मजा आता है जब आप एक स्क्रब पहन के और व्हाइट एप्रन डाल के और लूप्स लगा के क्लिनिक पे आते हैं। जब आपका क्लिनिक चल बैठा होता है और आपके पास 2 स्टूडेंट साइड में खड़े हैं और 3 असिस्टेंट खड़े हैं, बाहर रिसेप्शनिस्ट है। इट्स ए रॉयल प्रोफेशन। वहां तक आते आते समय लगेगा पर बिल्कुल पहुंचेंगे। इवन रूरल एरियाज में ही कह रहा हूँ मैं, मेरी वाइफ के मामा रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है दिन की लाख की प्रैक्टिस, दिन की मास प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट नहीं है, वहां भी पेशेंट है, वहां भी अपनी प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करने वाला चाहिए। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए। जितनी नॉलेज इंटरनेट से निकाल सकते हैं, फ्री नॉलेज है। कोविड टाइम में तो भर गए थे सेमिनार्स, कितनों ने देखे, सब लूडो खेलते रहे। जो जितनों ने देखे उन्होंने कोविड खत्म होते ही प्रॉफिट लिया है। मेरा क्लिनिक कोविड टाइम में एक दिन भी बंद नहीं रहा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कोविड टाइम में हुआ है। मैंने पूरी तरह उस वॉर में खुद को उतारा हुआ था। मैंने अपना पूरा पहन के किट केसेस करे हैं, एक्सट्रैक्शन भी करें। तो काम करना सीखिए, काम करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आप पीछे हट जाएं, हो नहीं सकता। आपके थ्रू मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आप बहुत यंग हैं अभी, ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब आप इस चीज को डेवलप करें तो एक चीज हमेशा याद रखें कि अपने आप को बाउंड मत कीजिए अपनी डिग्री से। मतलब आपने एक डिग्री ले ली, ठीक है, आप जानते हैं कि आप उसमें काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है। कई आप में से वो भी लोग सुन रहे होंगे हमें जिन्होंने वो डिग्री ले ली और उनको वो एक्साइटमेंट नहीं हो रही है बीडीएस या डेंटिस्ट्री में नहीं हो रही है। उनके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनमें जनरेट हो, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज अपने इंटरेस्ट ढूंढिए। जरूरी नहीं है आपको सक्सेसफुल होने के लिए कोई पीछे डिग्री चाहिए हो, ठीक है। कितने मैं खुद जानता हूँ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को जो डेंटिस्ट हैं, ठीक है, जो उन्होंने डेंटिस्ट्री करी, उनको नहीं मजा आ रहा था। कि डॉक्टर सुमेध शिंदे हैं, डॉक्टर गौरव गुप्ता हैं, ठीक है, अमेजोन पे तक शो ले गए वो, ठीक है, और ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाउंड हो जाएं अपनी डिग्री से। और अगर आपको लग रहा है कि अभी मजा आ रहा है मुझे, ठीक है, हर चीज की एक लाइफ होती है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मजा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। या फिर कई बार आपको लगता है कि पैशन कुछ और है, पर पैशन के पीछे कभी प्रोफेशन नहीं छोड़ा जाता। जिसने आपको रोटी दे रहा है, जो चीज, उसको चलाते रहिए। जिस दिन आपको लगे कि हाँ मैं उस पर काम करते रहिए पैशन पे, ठीक है। गौरव गुप्ता सर ही थे शायद जो क्लिनिक चला रहे थे और साथ में स्टैंड अप कॉमेडीज के लिए जाते रहे। जिस दिन क्लिनिक इतना बड़ा हो गया, सॉरी स्टैंड अप कॉमेडी इतनी बड़ी हो गई कि क्लिनिक को अपनी वाइफ के हाथों छोड़ सके, तो वो छोड़ दिया। तो आप किसी चीज से तंग नहीं गए हैं, बंद नहीं गए हैं। आपको लग रहा है बंद गए, क्योंकि इंडिया में सोचा जाता है कि ये डिग्री ले ली तो बस आप यही करोगे। ऐसा होता तो यूफोरिया बैंड तो बनता ही नहीं ना, क्योंकि वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं सारे, वाला सेन और वो। तो जहां आपको लगे कि आप और भी कुछ कर सकते हैं, उस पर काम कीजिए, उसको बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। या फिर उसके अंदर ही, फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट्री में आपको लग रहा है कि यार मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, अब डेंटल फोटोग्राफी भी तो बहुत बड़ी चीज है, आप कीजिए। डॉक्टर आकाश अकिनवार को फोटोग्राफी पसंद है तो वो फोटोग्राफी डेंटल में भी करते हैं, और उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है तो वाइल्ड लाइफ में भी करते हैं, और वाइल्ड लाइफ में इतनी अच्छी करते हैं कि उनको अवार्ड मिलते हैं। शायद उनको इतना बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बना दिया जाए कि वो डेंटिस्ट्री शायद कम करें बाद में। ऐसे कई नाम है जो एक्टर्स बन गए। मैं जानता हूँ एक ऐसे सर जो 70+ है, जो अब मराठी एक्टर बन गए हैं क्योंकि अब वो रिटायर हो गए। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए और मल्टीपल वर्क ऑफ पैशन, और ये भी दिमाग में होना चाहिए। आप प्लीज जब भी पैसा कमाएं उसको इन्वेस्ट करने की सोचें, और दूसरा साथ में कुछ साथ में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मुझे स्पीकिंग अच्छी आती है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, तो जो मुझे अच्छा आता है एंडो पढ़ा सकता हूँ या प्रैक्टिस करा सकता हूँ, तो मैं उससे भी कमा रहा हूँ। तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है कि चलो क्लिनिक तो चल ही रहा है, पेशेंट कम भी हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, या मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ या जाके पढ़ा रहा हूँ।
तो आपके पास ये ब्रॉड माइंड होना चाहिए। कभी ये मत सोचिएगा अरे यार क्लिनिक नहीं चल रहा है तो जिंदगी बर्बाद होगी, तो कुछ और भी साथ में कीजिए ना। सब बहुत इंटरनेट पे दुनिया भर की नॉलेज है आपको, मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल टैलेंटेड, सिर्फ फरहान अख्तर ही नहीं बना हुआ दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल टैलेंट से पैदा हुए हैं, आप सबके अंदर मल्टीपल टैलेंट्स। हाँ जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ मच मैक्सिमम कैन यू अर्न आफ्टर बीडीएस, एंड मिनिमम कितने टाइम बाद आपका क्लिनिक जो है वो मतलब प्रॉफिट देने लगता है? तो एज ए बीडीएस इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स यूएस और डीडीएस करना चाह रहे हैं या नॉन क्लिनिकल जॉब्स करना चाह रहे हैं तो अलग आंसर होगा, क्योंकि नॉन क्लिनिकल जॉब्स में क्या है कि लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट जॉब एक लिमिट है ग्रोथ की। स्टार्ट अच्छा है, 20 to 30,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हैं, और 50,000 1 लाख 2 लाख जाता होगा, आई डोंट नो, 1 लाख तक तो ऑब्वियसली जाता होगा। बट अगर क्लिनिक की बात करें, जो उसका मैं ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, 25 to 1 लाख एक सिंगल चेयर प्रैक्टिस से आप कमा सकते हैं अच्छा स्किल अक्वायर करके। बट 3 साल आपको देने पड़ेंगे, उस 3 साल में धीरे धीरे बढ़ेगी इनकम। शुरुआत कीजिए रेजिडेंशियल से, क्योंकि आपके पास अभी वो सोर्सेज नहीं है, और विजन बना के रखिए कि एक दिन ऐसा क्लिनिक चाहिए, बाहर चाहिए, मार्केट में चाहिए। ये मत सोचिएगा कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, वो नेचर करेगी, पर सोच के रखिए कि ऐसा करना है तो वो होगा, मैजिकली होगा, देख लेंगे, जरूर होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आपने जो भी टिप्स दिए हैं वो इनवैल्यूएबल है, मतलब आप अपने इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए, कोई ऐसे बताता नहीं है, एंड आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू रियली हेल्प अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट आउट देयर, एंड माय सब्सक्राइबर्स विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। आपने बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियंस दिए हैं इस वीडियो में, सो थैंक यू सो मच सर।